Okay, good morning class. Welcome to the next lecture. So in this lecture we will talk about we just continue. हमने scales पढ़ना शुरू किया था, ठीक है? तो I think some part of that might have been left मैंने नहीं पढ़ाया था, तो I'll just quickly go through different types of rating scales, ठीक है? So this is part of chapter 6. जिसकी slides बहुत पहले ही upload हो गई, ठीक है? हमने different type of scales discuss किए, जिसमें nominal scale है, ordinal scale है, ratio scale है, interval scale है, ठीक है? इसके बाद हम एक्चुअल जो रेटिंग स्केल्स यूज़ किए जाते हैं इन रिसर्च उसकी बात करते हैं, ठीक है? तो हमारे रेटिंग स्केल में क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डाइकोटमस स्केल्स होते हैं, ठीक है? आपने कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व किया जिसकी सिर्फ दो ऑप्शन होती हैं, यस और नो, ठीक है? आपसे अगर मैं पूछता हूँ आर यू मेल, ठीक है, या आर यू फीमेल, तो यू ओनली हैव टू ऑप्शन, यस और नो। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ अ डाइकोटमस स्केल। फिर कैटेगरी स्केल्स होते हैं, यू यूज मल्टीपल आइटम्स टू एलिसिट अ सिंगल रिस्पॉन्स, ठीक है? सो यू विल हैव मल्टीपल क्वेश्चंस related to multiple items. The semantic difference scale, it is normally used to assess respondents' attitude towards a particular brand, advertisement, object, or individual. फिर numeric scales are similar to semantic differential scale, but with numbers on a 5 or 7 points. ठीक है? So numeric scale is quite similar to the semantic differential scale. Only difference is कि इसमें जो आपका scale होता है, it is numbered from 1 to 5 or 1 to 7. ठीक है, फिर आपके पास लिक्विड स्केल है। लिक्विड स्केल इज नहीं, उसके बाद आपके पास आइटमाइज रेटिंग स्केल है, ठीक है? इट्स अ 5 or 7 point scale with anchors as needed is provided for each item, ठीक है? So let's see if I can gather some examples from the internet. I'll show you the examples later on. So liquid scale है, ठीक है? So it's a 5 point scale. So it goes from agree to disagree, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे आपके पास ऑप्शन होगी स्ट्रांगली डिसएग्री, फिर होगी डिसएग्री नंबर 2 पे, फिर नंबर 3 पे मे बी नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री, फिर उसके बाद होगी अग्री नंबर 4 पे, नंबर 5 विल बी स्ट्रांगली एग्री, ठीक है? सो ये इस तरह स्केल होता है, 1 to 5 होता है। इसमें दी ओनली ऑप्शन यू हैव इज डिसएग्री और अग्री, ठीक है? रिलायबिलिटी की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, इंटरनल कंसिस्टेंसी, ठीक है? सो आई विल ट्राई टू शो यू सम एग्जांपल्स ऑफ स्केल्स एज वेल। Okay, just give me a minute here.
ठीक है। सो लिक्विड स्केल में आपके पास इस तरह की ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, यू विल हैव लाइक वन क्वेश्चन होगा एक। ठीक है, और उसका यू विल हैव ऑप्शन लाइक 5 will be for strongly disagree, 4 will be for disagree, 3 will be undecided, 2 will be agree, and 1 will be strongly agree. ठीक है, so 1 to 5 स्केल होता है, इसमें बेसिकली एग्री नॉन एग्री क्वेश्चन होता है। Okay, so that's all about scales. ठीक है, let's go to the next one. ठीक है, अगर आपको नजर नहीं है तो जस्ट गो एंड टाइप इन गूगल लिक्विड स्केल एग्जांपल, तो आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। Okay, so let's go to the next topic. So आपका जो next topic is basically about हम डिफरेंट तरह के टेस्ट पढ़ेंगे जो यूज होते हैं इन मार्केट रिसर्च स्पेसिफिकली। Okay, so we'll talk about factor analysis and some other techniques which are used in marketing research. Okay, factor analysis basically it's one of the techniques whose purpose consists of data reduction and summarization. ठीक है, तो अगर आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, उन वेरिएबल्स को आपने रिड्यूस करना होता है, and you have to identify like just a few factors, maybe 2 3 factors which are more relevant. ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपको अगर लगता है कि 5 6 वेरिएबल्स हैं which are related to consumers purchase decision of एक्सपेंसिव कार्स। ठीक है, तो कंज्यूमर्स एक्सपेंसिव कार्स क्यों खरीदते हैं, दैट इज व्हाट यू ट्राइंग टू रिसर्च। और आपको लगता है कि 5 6 वेरिएबल्स हैं व्हिच आर कंसर्न्ड विद दिस प्रॉब्लम। तो उन 5 6 वेरिएबल्स जो हैं वो मे बी ज़्यादा है, तो उसको हमने रिड्यूस करना है मे बी 2 3 फैक्टर्स। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी डू, वी बेसिकली डू डेटा रिडक्शन एंड समराइजेशन एंड फैक्टर एनालिसिस। गोल इज टू रिप्रेजेंट ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स यूजिंग अ स्मॉल नंबर ऑफ फैक्टर्स, एंड इसमें बेसिकली हम वेरिएबल्स को ग्रुप टुगेदर करते हैं, एंड जो फैक्टर्स हम आइडेंटिफाई करते हैं दे आर लेटेंट, दे कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड। ओके, सो अगर हमारे पास वेरिएबल्स है उनकी फर्दर डायमेंशंस है, तो बेसिकली वी हैव टू रिड्यूस दोस वेरिएबल्स एंड डायमेंशंस टू अ फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स।
ठीक है। फॉर एग्जांपल, if you talk about the reputation of customers in retail stores, is the store modern or not modern, quality of product की बात करें, ठीक है, तो ये तीनों किस्म के वेरिएबल्स है, you can group them together into one factor which is called product assortment, ठीक है। फिर इसी तरह कस्टमर्स कैसे चेक आउट की क्या सिचुएशन है रिटेल आउटलेट पे, ठीक है, लेआउट कैसा है, so these four factors, customers checkout, environment whether dull है या नहीं, layout, these can be combined into a factor called store environment। फिर इसी तरह सर्विस कैसी है, लोकेशन कैसी है उस दुकान की, क्लर्क्स की हैंडफुलनेस कैसी है, शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसा है कस्टमर्स का, इन सारी चीज़ों हम कंबाइन कर सकते हैं इनटू वन फैक्टर कॉल्ड कन्वीनियंस, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी डू इन फैक्टर एनालिसिस। हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम कंबाइन करते हैं इनटू अ फ्यू फैक्टर्स, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा आसानी से चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। बट द प्रोसेस इज नॉट दैट सिंपल, ठीक है, इसके पीछे काफ़ी स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होती है, सो ये मेक यूज स्टैटिस्टिक्स टू अराइव एट। फिर हमारे पास फैक्टर एनालिसिस के अलावा सेगमेंटेशन एंड क्लस्टर एनालिसिस है। सेगमेंटेशन क्लस्टर एनालिसिस क्या करती है, यू डिवाइड योर टारगेट मार्केट इनटू सेगमेंट्स, ठीक है, यू डिफाइन वैल्यू प्रोपोजिशंस फॉर ईच मार्केट, ठीक है, यानी हर मार्केट के लिए आपका जो प्रोडक्ट है उसकी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, ठीक है। सो सेगमेंटेशन में बेसिकली हम काम यही करते हैं, वी बेसिकली ब्रेक डाउन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, ठीक है, यानी कि हम एक पॉपुलेशन को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स में ब्रेक डाउन करते हैं और उन कस्टमर्स को हम ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली वी आर डिवाइडिंग अ पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। सेगमेंटेशन आपने एक ऐसे क्राइटेरिया के तहत करनी है जो प्रैक्टिकल हो, जिसको आप प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकें, दैट इज इम्पोर्टेंट। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है कि डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, जैसे बताया हर ग्रुप में एक खास तरह के कस्टमर्स होंगे एंड ईच ग्रुप विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन एवरी ग्रुप इट शुड बी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, दिस इज समथिंग यू स्टडी इन स्टैटिस्टिक्स। सो क्लस्टर एनालिसिस में मशीन लर्निंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, की मीन क्लस्टरिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्लस्टरिंग है, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। So these techniques basically create cluster and assign customers to groups. So a basic assumption used in this analysis is that these clusters actually exist in the data. ठीक है, तो ये हम assume करते हैं कि these clusters actually exist because they exist तो नहीं कर रहे होते but we create them for our analysis. K means cluster measures how far a point is from the, तो अगर आप K means cluster analysis की बात करें तो it basically measures how far a point is from the center of the cluster. Okay, so once you have identified clusters, यानी कि आपने clusters choose कर लिए अपने population के, you then target which cluster to target, ठीक है, you then choose which cluster to target. ठीक है, तो cluster का concept उसी तरह जिस तरह हमने cluster sampling में पढ़ा था, ठीक है, तो यानी कि हम एक पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ भी बेसिकली वही चीज़ है, हम बेसिकली एक पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं, फिर उस क्लस्टर को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लस्टर जब हम बना रहे होते हैं बेसिकली वी आर ग्रुपिंग पीपल टुगेदर, ठीक है। So this is a major difference between cluster analysis and factor analysis. In cluster analysis we basically group people together, whereas in factor analysis we basically group variables together to reduce complexity. Okay, I'll just go and discuss factor analysis in a little more detail. Okay, so you can read this from the book of Naresh Malhotra. Okay, उसमें चैप्टर दिया हुआ है फैक्टर एनालिसिस का, क्लस्टर एनालिसिस भी है, ठीक है। If you have time, तो I will discuss cluster analysis in little more detail next week. Okay.
ओके, सो नरेश मल्होत्रा की बुक है मार्केटिंग रिसर्च एंड अप्लाइड अप्रोच। इसमें वी लुक एट चैप्टर नंबर है चैप्टर नंबर आई थिंक 24 है चैप्टर चैप्टर नंबर 24। ठीक है, फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 24 है फैक्टर एनालिसिस। ओके, सो हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं। ठीक है, सो वी हैव आइडेंटिफाइड अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। पहला वेरिएबल v1 है, वो क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट टू बाय अ टूथपेस्ट दैट प्रिवेंट्स कैविटीज। ठीक है, तो बेसिकली टूथपेस्ट हम जानना चाह रहे हैं कि कस्टमर्स टूथपेस्ट क्यों बाय करते हैं। वी हैव आइडेंटिफाइड नंबर ऑफ वेरिएबल्स। v2 है जो है आई लाइक अ टूथपेस्ट दैट गिव्स शाइनी टीथ। Variable 3 is our toothpaste should strengthen your gums. Number 4 is I prefer toothpaste that freshens breath. ठीक है, so these are the different types of variables हमने आइडेंटिफाई किए और हम एक क्वेश्चनर बना सकते हैं और उसमें सारे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर इन सवालों के जो जवाब आएंगे उसकी हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे जिसको हम कोरिलेशन मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड पे हमने पार्टिसिपेंट नंबर लिखना है कि पार्टिसिपेंट नंबर 1 ने v1 में कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट की है, यानी कौन सा नंबर सेलेक्ट किया, v2 में कौन सा सेलेक्ट किया, v3 में क्या सेलेक्ट किया, 4 5। ठीक है, इसी तरह एक पूरा मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर पार्ट नंबर 2 के साथ भी यही करना है, v1 में क्या सेलेक्ट किया, v2 में वो 3 सेलेक्ट करता है, v3 में 2, v4 में 4। तो पूरी ये मैट्रिक्स बना लेंगे हम इस तरह। ठीक है, तो फैक्टर एनालिसिस में वी बेसिकली यूज टू टेक्निक्स टू मेक फैक्टर्स। ठीक है, तो हमने बेसिकली करना क्या है, इन सारे वेरिएबल्स को हमने रिड्यूस करना है इनटू लेट्स से 2 और 3 फैक्टर्स। इसमें दो तरह के मेथड यूज होते हैं टू रिड्यूस वेरिएबल्स इनटू 2 और 3 फैक्टर्स। तो हम जिस मेथड डिस्कस करेंगे उसको कहते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ठीक है, सो यू कैन सी वेरिएबल्स ओवर हियर। ठीक है, तो उनका अब एक तरह का कोरिलेशन कोएफिशिएंट आप कह सकते हैं। इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग। ठीक है, बट ये जो वैल्यूज हैं दे आर शोइंग यू द कोरिलेशन। ठीक है, इनिशियल कोरिलेशन देख सकते हैं, फिर आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्शन के बाद जो कोरिलेशन है बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, वो क्या है? तो यहाँ पे जो कोरिलेशन होगी इट्स कोरिलेशन ऑफ v1 वेरिएबल विद ऑल अदर वेरिएबल्स। ठीक है, this is an it will be the correlation of v2 variable with all other variables। ठीक है, which is 72.3% या 0.7। ठीक है, फिर हमने लेट्स से हम कहते हैं कि हर वेरिएबल के लिए हम एक फैक्टर बना सकते हैं। ठीक है, सो अगेंस्ट 6 वेरिएबल्स हमने 6 फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर दिए, व्हिच इज नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग टू डू, बट उसकी फिर हमने आइगन वैल्यूज भी कैलकुलेट करनी है। आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करने का एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है, या सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। सो डोंट वरी कि कैलकुलेट किस तरह किया जाता है। तो आइगन वैल्यू बेसिकली शोज द इट शोज के जो आपका फैक्टर है ये जो है कितनी वेरिएंस को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो यू कैन सी कि जो पहला फैक्टर है इसकी जो परसेंटेज ऑफ वेरिएंस है, ठीक है, वो 45.5% है। ठीक है, यानी कि इट अकाउंट्स फॉर 45.5% ऑफ टोटल वेरिएंस। ठीक है, एंड फैक्टर नंबर 2 जो है अगेन उसकी जो टोटल वेरिएंस है वो 36.96 है। ठीक है, तो ये सारे जो वेरिएबल्स हैं एंड फैक्टर्स हैं दे विल वेरी विद ईच अदर। ठीक है, आप एक वेरिएबल को चेंज करेंगे तो फैक्टर भी थोड़ा चेंज करेगा। तो बेसिकली यू वांट टू नो कि एक फैक्टर चेंज होने की वजह से बाकी सारी चीज़ें कितना वेरी करती है। ठीक, सो दिस वेरिएशन बेसिकली टेल्स यू दैट टोटल वेरिएशन उस फैक्टर की वजह से कितनी हो रही है इन द मॉडल।
ठीक है, तो दिस वन शोज यू फैक्टर मैट्रिक्स जिसका हम बहुत इस्तेमाल करते हैं इन फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, और इसमें जो वैल्यूज दी हुई है अगेंस्ट मतलब फैक्टर वन के अंडर जो वैल्यूज है, फैक्टर टू के अंडर वैल्यूज है, उसको हम कहते हैं स्क्वायर्ड लोडिंग्स। ठीक है, या फैक्टर लोडिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो ये लोडिंग्स अगेन आपको बेसिकली बताती है कॉरिलेशन क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 0.928 बेसिकली शोज कि फैक्टर वन और V1 के बीच में कॉरिलेशन कितनी है। फिर 0.253 की वैल्यू बताती है कि V1 और फैक्टर टू के बीच में कॉरिलेशन कितनी है। फिर -0.301 ये बताता है कि V2 और फैक्टर वन के बीच में जो कॉरिलेशन है वो नेगेटिव है। सिमिलरली V2 और फैक्टर टू के बीच की जो कॉरिलेशन दैट इज 0.79। So I hope you remember the concept of correlation. ठीक है, सो यू बेसिकली हैव टू मेथड्स और आप यहाँ पे जो ना जो बुक में डिस्कस हुआ हुआ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ठीक है, हमने बेसिकली डिसाइड करने के हमारे पास 6 वेरिएबल्स हैं, इनको हम कितने फैक्टर्स में रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम एक स्क्री प्लॉट बनाते हैं। तो यू कैन सी कि स्क्री प्लॉट जो है ना फैक्टर नंबर 3 पे जाके ब्रांच आउट करता है। ठीक है, एक स्क्री सी बनती है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि द फर्स्ट टू फैक्टर्स आर मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज उनकी एक तो आइगन वैल्यूज भी हाई है विच मीन्स दे एक्सप्लेन फॉर मोस्ट ऑफ द वेरिएंस in the model। ठीक है, तो most of the variance can be explained by factor number 1 and 2। इसलिए हम सिर्फ 2 फैक्टर्स कंसिडर करेंगे इन दिस केस, यानी कि 6 वेरिएबल्स को हम रिड्यूस करेंगे टू 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो एक बार हमने फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद हमने एक फैक्टर मैट्रिक्स बना ली थी। इस तरह की फैक्टर मैट्रिक्स बन जाती है। तो दिस इज इनिशियल फैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन इसके हम करते क्या है कि हम इनिशियल फैक्टर मैट्रिक्स बना लेते हैं, उसके बाद हम फैक्टर्स को रोटेट करते हैं। रोटेट करने का फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल अगर वेरिएबल वन एंड फैक्टर वन के नीचे जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट हो, ठीक है, यानी उसकी वैल्यू अगर नॉन जीरो हो तो इट मीन्स कि देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल वन एंड फैक्टर वन। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी एक्सेस हैं सबकी वैल्यू अगर नॉन जीरो हो जाए एंड जो 6 के अगेंस्ट फैक्टर वन की वैल्यू वो भी नॉन जीरो, 2 के अगेंस्ट फैक्टर वन की वैल्यू वो भी नॉन जीरो, तो इट बेसिकली क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, बेसिकली वी आर जस्ट ट्राइंग टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द वेरिएबल्स जिनकी कॉरिलेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद ईच ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे बी को देखें तो आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल वन है, ठीक है, इसकी कॉरिलेशन विद फैक्टर वन सिग्निफिकेंट है या इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह जो वेरिएबल फाइव है उसकी कॉरिलेशन एग्जिस्ट करती है विद फैक्टर वन। ठीक है, तो बेसिकली जो वेरिएबल फाइव है उसकी जो कॉरिलेशन है वो वैल्यू ज़्यादा हाई है विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर वन एज कम्पेयर टू अदर वेरिएबल्स लाइक 2 और 6। ठीक है, तो इसी तरह आप देख सकते हैं वेरिएबल टू जो है उसकी कॉरिलेशन विद फैक्टर टू ज़्यादा हाई एज कम्पेयर टू वेरिएबल फोर और वन। ठीक है, इसलिए उसके नीचे एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज व्हाट वी डू इन फैक्टर एनालिसिस। वी डू रोटेशन, उसके बाद मकसद ये होता है कि आई वांट टू आइडेंटिफाई फ्यू वेरिएबल्स जो फैक्टर वन से ज़्यादा कोरिलेट करें एंड देन वी वांट टू आइडेंटिफाई फ्यू वेरिएबल्स जो फैक्टर टू से ज़्यादा कोरिलेट करें। Basically we are going into more details. So that's all for factor analysis. If you want you can read more about it in the chapter. ठीक है, so मैं इतना ही डिस्कस करूँगा क्लास में। ठीक है, okay, so let's okay, I'll just open the slides again one more time.
ठीक है, now as a core technique है कोजॉइंट एनालिसिस, ठीक है, this is concerned with measurement of consumer preferences, ठीक है, तो we are in this case more concerned in measuring things like consumer preferences or attitude. It measures how consumers value different products. So product design is presented in a factorial design. For example, if customers have to choose from 4 different types of computers, you may have a 16 into 16 factorial design, ठीक है, तो लेट्स से आपके 4 तरह के कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, एंड आपके जो है 4 तरह के कस्टमर्स हैं, ठीक है, तो उसका जो फैक्टोरियल डिज़ाइन बनेगा दैट विल बी 16 by 16। मैंने जो आपको फैक्टर मैट्रिक्स सिखाई थी उसका डिज़ाइन जो है इट्स बेसिकली आपके पास 2 फैक्टर्स होते हैं 6 वेरिएबल्स, ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखी थी मैट्रिक्स डिज़ाइन, ठीक है, सो वो 2 by 6 कह सकते हैं उसको, ठीक है, सो 16 by 16 में आपके 16 वेरिएबल्स होंगे और 16 फैक्टर्स। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास लेट्स से 4 फैक्टर्स हैं व्हिच वी वांट टू आइडेंटिफाई और हमारे पास 4 तरह के कंप्यूटर हैं, ठीक है, पहला फैक्टर इज प्रोडक्ट डिज़ाइन। तो टू फाइंड आउट कि कस्टमर्स प्रोडक्ट डिज़ाइन को कितना सीरियसली लेते हैं व्हेन बाइंग कंप्यूटर्स, so we ask questions like what makes people buy different products, which features you want to add to your customers, and how do you present those features to the customers, okay? एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी के हवाले से मीडिया प्लानिंग की बात करते हैं, फिर मीडिया मैसेज की बात करेंगे, ठीक है, फिर प्राइसिंग स्ट्रेटजी के हवाले से वी विल be interested in knowing how much more a consumer would pay for a product. Should I include certain features so that a customer would buy my product at a certain price? Okay. So these are the 4 factors, और इसको अगर आप combine करते हैं with 4 different types of computers which are available for purchase, तो आपके पास एक 16 by 16 factorial design आ जाता है, ठीक है, उसी तरह की एक factorial matrix बन जाती है जो आप पहले देखते हैं, then you can use it to apply co-joint analysis, ठीक है, तो co-joint analysis की हम बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट अगर टाइम हो आई विल डिस्कस segmentation and cluster analysis in more detail in the next class. So for this class, that's all. Thank you so much.